नमस्कार दोस्तों। इस समय यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने दिन बचे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय आपको रिवीज़न और प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपने किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लगाई हो, या हो सकता है कि जो हम टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 13 टेस्ट हैं, ये आपने लिया हो। लेकिन कोई भी टेस्ट सीरीज़ अपने आप में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि आपका सिलेक्शन करा सके। टेस्ट सीरीज़ जो होती है, वो एक माध्यम होती है, जिससे 2-3 लाभ आपको होते हैं। सबसे पहला लाभ ये होता है कि आप अभी से मेंटली एग्ज़ाम के नज़रिए से तैयार होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अनुशासन में आ जाते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका रिवीज़न हो जाता है। और चौथी चीज़ कह सकते हैं कि आपके तैयारी का स्तर पता चल जाता है। इसलिए आपको अभी टेस्ट सीरीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे ख़्याल से आप ले भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बातें आपको याद दिलानी चाहिए। तो चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिस करते समय कौन-कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ताकि इस बार आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर सकें। ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि टेस्ट सीरीज़ जो है, वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे काम कर दिया, टेस्ट सीरीज़ दे दिया और बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। ये एक पूरा प्रोसेस है, जो फ़ायदे अभी मैंने आपको गिनाए हैं, उन फ़ायदों को लेने का। जैसे कि आप जब टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो एक माहौल बनता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। आप उस माहौल में धीरे-धीरे ढलना शुरू करते हैं। इसी टेस्ट सीरीज़ से आप अपनी रणनीति बनाते हैं कि कौन-सी चीज़ आपके लिए काम कर रही है। जैसे बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं कि ऐसे टेस्ट देना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे तरीके बताए हैं। ट्रिक्स वाली मैराथन वीडियो है, जिसमें हर सब्जेक्ट में मैंने ट्रिक्स बताए हैं। लेकिन कौन-सी चीज़ आपके लिए काम कर रही है, वो आप कैसे जानेंगे? ये टेस्ट देने से ही पता चलता है। बाकायदा आप उसका विश्लेषण करते हैं, आप जानते हैं कि कौन-सी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सुधार करना है। ये सब कुछ टेस्ट सीरीज़ से होता है। और इसमें अगर आगे हम बात करें कि आपको क्या ध्यान रखना है जब आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में सोचते हैं, जब प्रैक्टिस की तैयारी करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मोबाइल में ऑनलाइन कोई टेस्ट है, लेटे-लेटे दे देते हैं, या फिर ऐसे ही गाना सुन रहे हैं और टेस्ट देना शुरू कर दिया, या फिर जब मर्ज़ी आया तब टेस्ट दे रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले, साल भर पहले आप टेस्ट देने का कोई भी टाइम रख सकते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के करीब होते हैं, जैसे 2 महीने, 1 महीने का समय बचा हुआ है, तब ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। सच में अगर आपको टेस्ट का फ़ायदा चाहिए, तो आपको बाकायदा एक निश्चित समय, जिस समय एग्ज़ाम होता है, उस समय बैठना होगा। बाकायदा टेबल कुर्सी पर बैठिए, कोई एसी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह का माहौल बनाइए, जैसा कि एग्ज़ाम में आप फ़ेस करने वाले हैं। पूरा वैसा ही, पूरा सेटअप वैसे बनाइए, आपके शरीर को, आपके मन को ये यकीन हो जाना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा-सा हट के है, लेकिन समझने में मुश्किल नहीं होगी। ये जो शरीर और मन को ट्रेंड करने वाली बात है ना, जैसे कई बार आपने सोचा होगा कि आज के बाद मोबाइल नहीं चलाएँगे, लेकिन क्या होता है, कई बार आप अचानक पाते हैं कि आप 2 घंटे से मोबाइल चला रहे हैं और याद आया कि आपने तो अनुशासन बना रखा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो आपके शरीर और मन की ट्रेनिंग है। आप वैसे माहौल में जाते हैं, बेड पर लेटते हैं, अचानक हाथ में मोबाइल आ जाता है और फिर आप देखना शुरू कर देते हैं, रील जो भी है, वो देख रहे हैं, टाइम बीतता चला जाता है। आप लाख कोशिश कर लेते हैं, कुछ नहीं बदलता। लेकिन अगर आप एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखें कि 1 हफ्ते तक बेड पर जब भी हम जाएँगे, हाथ में मोबाइल नहीं होगा। तो आपने एक कड़ी तोड़ दी, वो जो सर्किल बन रही थी, एक कड़ी आपने तोड़ दी, वो सर्किल पूरी नहीं होगी, तो बहुत अधिक संभावना है कि आप उस आदत से छूट जाएँगे। तो इस तरह से सिर्फ़ कहने से और सोचने से नहीं होता, अपने शरीर को भी उसके लिए ट्रेंड करना पड़ता है। तो टेस्ट पे भी ये बात लागू होती है कि आप अगर फ़िज़िकली वैसे माहौल में बैठते हैं, तो निश्चित रूप से आप पहले से ही वो अपने आप को सिखा रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या करना है, शरीर आपका तैयार हो जाएगा। जो लोग पहले से माहौल नहीं बनाते, उनको सब कुछ नया-नया लगता है और ज़्यादा वो उनको टेंशन ज़्यादा होती है। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। बस याद दिलाने के लिए है कि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप अभी से ही पिरामिड स्टाइल में कर सकते हैं कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चन्स को करिए, जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं। उसके बाद से 2 विकल्पों वाले क्वेश्चन्स, इसमें मैंने बहुत विस्तार से एक वीडियो में बात की है। अगर आपने वो नहीं देखी है, तो देखिएगा। तो उससे आप कर सकते हैं। और
लास्ट में तीसरे राउंड में उन पे जाइए जहाँ पे आप जोखिम ले सकते हैं, और इस पे ये तीसरे राउंड पे एक कमाल की चीज़ है, हालाँकि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, उसे आप देखिए, कम से कम, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन्स आप ऐसे हल कर सकते हैं, जिनके बारे में आप कन्फ्यूज़ हैं या आप बिल्कुल पढ़ के नहीं गए हैं, कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी आप हल कर सकते हैं। बड़े कमाल की चीज़ है, उस वीडियो को देखना चाहिए। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो फिलहाल इस पे हमने काफ़ी बातें की हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ बातें आपको यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ज्ञान के लिए है, कि आपके ज्ञान का टेस्ट हो जाएगा कि कितनी आपने तैयारी कर ली है, क्या कर लिया। नहीं जी, ऐसा नहीं है। टेस्ट सबसे ज़्यादा इस बात के लिए है, इस फ़ायदे के लिए है कि टेस्ट में आप वो सारे स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके आधार पे आप सिलेक्शन लेंगे। ट्रिक्स वाली वीडियो में हर बार मैंने याद दिलाया है कि आपका जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान के स्तर पे बहुत अच्छी पढ़ाई की आपने, खूब मेहनत की है, तो 30 क्वेश्चंस कर पाएँगे। 30 से ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले हो जाते हैं, कभी-कभी समझ में नहीं आते। इसके ऊपर जो है, लगभग 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। इनको मिला लें तो 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है? तो ये जो 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उनमें 50-50 संभावना है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सही करने की संभावना कैसे बढ़ेगी? जब आप पहले से उत्तर खोजने की कला विकसित करेंगे। पहले से आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम कौन से तरीके अपनाएँ जो काम कर जाएँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको याद दिला रहा था। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में कभी भी, जैसे मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, अभी आगे हम बात करेंगे भी, कम नंबर आ गए, तो उससे घबराइए नहीं। बस एक बात को पकड़ के रखिए कि मेरा तरीका क्या है? किस तरीके से काम करने पर मेरी माइनस मार्किंग कम हो रही है? बस इसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करिए, बहुत मज़ा आएगा। और इसमें भी एक चीज़ पर लोग बात नहीं करते, और ये चीज़ मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी नोटिस किया कि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, पता नहीं लोग इस पे बात क्यों नहीं करते। जब आपको ओएमआर शीट दी जाती है, गोले भरने होते हैं ऐसे, ठीक? आप जानते हैं कि इसके लिए एक मोटा वाला पेन मिलता है, बॉल पेन ब्लैक, वो लेके जाना होता है। आप मुझे बताइए कि अगर आपने 80 क्वेश्चंस किए हैं और सिर्फ़ गोले भरने हों तो कितना समय लग सकता है? गेस करके बताइए। 2 घंटे का समय आपके पास है, ठीक? और सिर्फ़ गोले भरने के लिए आप कितना समय लगाएँगे इसमें? आपको क्या लगता है? आप अगर कहते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट, तो मुझे लगता है कि कभी आपने इसको गंभीरता से लिया ही नहीं है। आप 10 गोले बहुत सावधानी से भरिए कि ऐसे बाहर ना निकल जाए। जैसे एक होता है कि ऐसे हम कर रहे हैं, इधर-उधर हो गए, यूपीएससी ने बाकायदा बता रखा है कि ये सब हम काट देंगे, इसको नहीं मानेंगे। तो आपको बहुत हिसाब से भरना होता है कि इसके बाहर हमारा पेन नहीं जाना चाहिए और अच्छे से गोला भर भी जाए, ठीक है? कितना समय लगता है? बहुत ध्यान से अगर आप करें तो कम से कम 15 मिनट लगता है, 15 से लेकर के 25 मिनट कुछ लोगों के लग जाते हैं। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, करके देखिएगा। 100 गोले भर के देखिए, लगभग 20 मिनट से ज़्यादा लग जाएँगे, और मैं सावधानी से भरने की बात कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप मुझे चैलेंज करने के लिए बैठ जाएँ, 100 गोले भरने लग जाएँ और आप 10 मिनट में ही ये कर लें, संभावना है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है ना कि आप सिर्फ़ गोला भरने बैठे हैं, मेरी बात को, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके। उसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना है, गोले भी भरने हैं, उसका भी ध्यान रखना है। और कई बार इसमें अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि 20 क्वेश्चन कर लेंगे तब भरेंगे, या सारे कर लेंगे तब भरेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो इसमें समय लगता है। कुल मिला के गोले भरने के मामले में 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात जो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको एक सेगमेंट बना लेना चाहिए कि शुरू से लेकर के लगभग 25 क्वेश्चन जब हम कर लेंगे, भले इसमें 5 ही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, कोई बात नहीं। 25 क्वेश्चन तक जाएँगे, जितने हो गए उनको हम भर देंगे। फिर 25 से हम 50 तक जाएँगे, जितने हो गए भर लेंगे, फिर 75 तक, फिर 100 तक। ये एक तरीका बहुत स्मार्ट है। इसके अलावा मैं जो तरीका अपनाता था, उसका ये था कि जो अभी हमने बात की ना कि 100% जिसमें श्योर हैं, 1 राउंड जब हम पूरा कर लेंगे, नॉर्मली 1 घंटे में ये हो जाता है। तो जब 1 राउंड हम पूरा कर लेंगे, तब हम सारे गोले भर देंगे। ये वो क्वेश्चन्स हैं जिन पे हम 100% श्योर हैं कि ये तो सही ही है। इसमें क्या होता है ना
कि आपने एक राउंड पूरा किया, लगभग मान लेते हैं कि आपने 30-40 क्वेश्चंस कर लिए, मान लेते हैं 40 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो एक कॉन्फिडेंस फ़ील होता है कि हमने कुछ क्वेश्चंस इतने क्वेश्चन कर लिए और इसी दौरान आपके पास आपके दिमाग को राहत मिल जाती है, थोड़ी-सी छुट्टी मिल जाती है। 5-10 मिनट जो लगे हैं गोले भरने में ये वाले, इसमें छुट्टी मिल गई। अब आपको नए मोड में जाना है कि अब कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन्स हैं, 50-50 वाले हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये 25% वाले से तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो आप इस तरह से चलिए, कभी भी गलती से ये मत सोचिएगा कि लास्ट में हम करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच के गए थे और हर बार हड़बड़ाहट में 2 गलतियाँ करते हैं। एक तो ये होता है कि गोला भर ही नहीं पाए, सोचे थे कि लास्ट के 10 मिनट में कर लेंगे, नहीं हो पा रहा है, छूट जाता है, कॉपियाँ छीन लेते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में ना बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, छीन लेते हैं कॉपी। बोर्ड एग्ज़ाम में कभी-कभी एग्ज़ामिनर रुक जाएगा, अच्छा ठीक है लिख लो 2 लाइन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कहीं-कहीं हो जाए 2 मिनट रुक जाए कोई अलग बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लास्ट के लिए आप रख रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप पहले ही करिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी से आप गोले भरने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसमें एक बार ये भी ध्यान रखिए कि आपने उत्तर चुना है कि ए सही है, 100% सही है। लेकिन गोला भरते समय आपने जल्दी-जल्दी में बी भर दिया है, आपको पता भी नहीं है। आप एग्ज़ाम से बाहर भी आ गए हैं, मिला भी रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि मेरा तो सही है, मेरा तो सही है, मैंने ट्रिक भी लगाया है ए पे। जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है मेरे नंबर कम हो गए। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जल्दबाज़ी में वो ऑप्शन नहीं भरा था जिस पे आपने टिक लगाया था। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आप मत करिएगा। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करके सीखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। अब एक चीज़, इसी में थोड़ा-सा समझने लायक है कि ये गलती मैंने भी शुरू-शुरू में किया था, इसीलिए तो फ़ेल होता रहा 2 बार। तो मैं क्या करता था, टेस्ट दे दिया, आंसर देख लिया, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ गए और अपने आप को झूठी तसल्ली दे दी कि आज टेस्ट दिए हैं, मज़ा आ गया, या दुःख हो गया यार आज तो बढ़िया स्कोर नहीं आया। इससे कुछ नहीं मिलता है। बाद में मैंने इस पे भी सुधार किया, तब जाके मेरे रिज़ल्ट में सुधार आया। तो आप टेस्ट दे रहे हैं, ये एक बात हो गई। आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं कि हाँ, ये एलिमिनेशन मेथड है, ये तो अलग-अलग तरीके हैं। लेकिन असली बात है ना कि आप इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? जो उत्तर गलत हुए हैं, उन उत्तरों को देखिए कि गलती कहाँ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि तथ्य याद नहीं किया था या फिर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। ये सारी चीज़ें करने में समय लगाइए। कुछ लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, असली टेस्ट तो यही है। 2 घंटे के बाद का जो समय है, वो असली टेस्ट है। तो अगर आप ईमानदारी से टेस्ट के बाद वाले समय पर काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार बैठे 4 घंटे, हो सकता है 2-3 दिन तक एनालाइज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम अनिवार्य है। इससे आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्या कमज़ोरी है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ पर गलती हो रही है, ये तभी तो पता चलेगा। सिर्फ़ स्कोर, टेस्ट का स्कोर कोई मायने नहीं रखता। ये मैं बार-बार कहता हूँ कि टेस्ट में आप 100 में 100 भी ला सकते हैं और हो सकता है कि आप 30 नंबर लेके आएँ, कोई मतलब नहीं है। एक बार खैर वो किस्सा अलग है, कभी बाद में बताऊँगा। कुल मिला के ये है कि आप इस पे काम करिए और इसके बाद अगली चीज़, आप ये मैंने बता ही दिया एक तरह से कि जब आप विश्लेषण करते हैं तो आप ये देखिए कि क्या दिक्कत थी, कहाँ पर गलती हुई, क्यों गलती हुई, जानकारी में कमी थी कि कन्फ्यूज़न हो गया था कि क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा। ये बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य हिस्सा है। अगर आप इन प्रश्नों को नहीं देख रहे हैं, तो गड़बड़ है। हाँ, मान लेते हैं कि एग्ज़ाम करीब है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो सभी प्रश्नों को मत देखिए जो कन्फ्यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर दिक्कत है, सिर्फ़ इनको पकड़िए और जो बिल्कुल सही है, मतलब 100% सही है, उनको आप छोड़ सकते हैं। जो गलत हो रहे हैं, उनको पकड़ के देखिए कि गलती क्यों हुई। इसमें भी कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो फालतू के होंगे, जिनका पैटर्न से कोई लेना-देना नहीं है, उनको भी आप छोड़ सकते हैं कि छोड़ो, इस पे हमें नहीं सीखना है। और ये ऐसे हवा में नहीं आएगा, अपने मन से नहीं आएगा। पीवाईक्यू आप देखिए अच्छे से, तब समझ में आएगा कि ये पैटर्न से बिल्कुल हट के था और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं है, तो ठीक है, इसमें गलती हो गया तो क्या ही हो गया। लेकिन जो ठीक-ठाक प्रश्न है, वहाँ गलती हो रही है, एक शब्द समझ में नहीं आया, ठीक से पढ़ा नहीं, तब तो ध्यान देना पड़ेगा ना। इसके बाद कुछ और बातें देख लेते हैं। आप, कई बार ऐसा होता है कि जब टेस्ट देते हैं तो उसके सॉल्यूशन को, जो गलतियाँ हुई, उनसे नोट बनाते हैं। ये ज़रूरी भी है। आपके पास टॉप 300 नोट है, मान लेते हैं, मेरे ख्याल से होनी ही चाहिए क्योंकि यहाँ से हर साल कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं। इस समय तो स्पेशल ऑफ़र भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो शायद आप पिछड़ रहे हैं बहुत
गलती कर रहे हैं, आपके पास नोट होनी चाहिए। तो टेस्ट आपके नोट है और आपके पास 13 टेस्ट है, अलग से आप टेस्ट सीरीज़ हो सकता है जॉइन किया आपने। तो टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, उसकी व्याख्या आपने पढ़ी और समझ में आया कि क्यों गलत हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी व्याख्या छाप देते हैं अपनी नोट में। आप ये गलती मत करिएगा। आप ये देखिए कि ये जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनाया गया है, ये हमारी नोट में कहाँ है। तो हो सकता है कि लगभग सारी चीज़ें, ज़्यादातर संभावना है कि उसका आंसर भी आपकी नोट में ऑलरेडी है, तो उसे हाइलाइट कर लीजिए। अगर 1-2 शब्द नए हैं जो क्वेश्चन में थे और नोट में नहीं थे, तो उनको वहाँ पे बस 2 शब्द जाके लिख दिया, बात खत्म हो गई। ये नहीं कि अलग से आप नोट बनाने बैठ गए हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, कुछ नया सीखेंगे भी नहीं और लेंथी नोट हो जाएगा, रिवीजन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये गलती मत करिएगा। आप शॉर्ट नोट बनाइए। टॉप 300 वैसे भी संक्षिप्त नोट है। टॉप 300 का मतलब ये है कि सब वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसे आप लास्ट में अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। 1 हफ्ते में कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं। मोटी-मोटी किताबें हैं, कोचिंग की स्टडी मटेरियल नोट्स हैं, तो वो लेंथी हो जाता है, रिवीजन के लिए बहुत तकलीफ़देह होता है लास्ट में। खैर, अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, ये कमाल की चीज़ है। क्या है कि जब हम टेस्ट देते हैं, नॉर्मली बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि 35 टेस्ट है किसी कोचिंग का, उसमें से लगभग 30 टेस्ट ऐसे होते हैं जो सेक्शनल होते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ होते हैं। तो जब हम गलतियाँ करते हैं, विश्लेषण करते हैं, सीखते हैं, तो हम इसी पर ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं और करंट अफ़ेयर को भूल जाते हैं। इस पे मैं अलग से भी विस्तार से बात करूँगा, लेकिन अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस दौरान करंट अफ़ेयर को भूलने की गलती मत करिएगा। लेकिन इसमें भी करंट अफ़ेयर में दुनिया भर की चीज़ अगर आप पढ़ने लगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम करीब होता है तो आपको बहुत कुछ 1000 में से 10 टॉपिक आपको मिलेंगे जो काम के होंगे। ये छाँटना पड़ता है। अगर आपने टॉप 300 की नोट लिए तब तो ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है। खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत सेलेक्टिव होइए और यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप एक तरफ़ा मत हो जाइए कि करंट अफ़ेयर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ़ वही पढ़ रहे हैं, स्टैटिक देख रहे हैं तो सिर्फ़ यही देख रहे हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है? और दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए। रोज़ ऐसा होना चाहिए कि करंट भी पढ़ रहे हैं, स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप एग्ज़ाम में देखेंगे बहुत सारे स्टैटिक के टॉपिक्स जो होते हैं वो करंट से जोड़ के पूछे जाते हैं। करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन है उसमें स्टैटिक तथ्य पूछ लिया गया है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैं इस वीडियो के अंत में आपसे कहना चाहूँगा, उससे पहले मैं बता दूँ आपके मन में उत्सुकता है तो, कि नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पे मैसेज करिए, ऑफ़र का लाभ लीजिए, जल्दी से नोट ले लीजिए और बार-बार रिवाइज़ करिए। टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस पे कि टेस्ट सीरीज़ में 120 नंबर लाना इस बात की गारंटी नहीं है कि प्री निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ जाते हैं। अब क्या पता कि वो घर बैठ के नंबर ला रहे हैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया कहीं से नकल वगैरह करके, या फिर चलिए मान लेते बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, सेक्शनल था, ज्योग्राफी का कोई पेपर था, ज्योग्राफी आपका फेवरेट है, उसमें आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया, 120 नंबर आ गए, तो क्या हो गया? एक ही विषय में तो आया। तो टेस्ट में इतने नंबर लाना प्री निकालने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर सच में आपने 30-35 टेस्ट ईमानदारी से लगा लिए, तो इस बात की गारंटी ज़रूर है कि आपसे गलतियाँ कम होंगी। आप पैटर्न के सबसे करीब होंगे, आपका समय बचेगा, आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है? और ये 30-35 टेस्ट में एक बात मैंने पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए आपने 13 टेस्ट लिए हैं, तो उसके बाद आप पीवाईक्यू को शामिल करिए। पिछले 10-15 सालों के पीवाईक्यू हल करिए। कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ में बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के समय में आप भटक भी जाते हैं, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो फिलहाल अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ली है ये 13, तो इसके बाहर ये नहीं कि किसी कोचिंग का फ्री में मिल गया, कहीं से डाउनलोड कर लिए तो अब उसी के भरोसे हैं। पीवाईक्यू के बिना तो कुछ नहीं होगा। हमारी टेस्ट भी लगा रहे हैं तो भी पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, तो उसको साथ में लेके करिएगा, ठीक है? तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए, कंसिस्टेंट रहिए। एक दिन टेस्ट दे के 4 दिन कुछ नहीं देख रहे हैं, उसके बारे में विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, फिर 1 हफ्ते में अगला टेस्ट है, तो टेस्ट खेलते रह जाएँगे, कुछ नहीं होगा। आपको स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है, रिवीजन भी करना है और लगातार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और निश्चित समय पर निश्चित फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है लगातार। जो समय बचा है, यकीन मानिए आपके पास इतना समय है कि अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं, तो भी सफल हो सकते हैं, बशर्ते कि आपने वो टॉपिक्स पढ़े हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिलहाल आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।
जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।